अटल जी से मेरा पहला परिचय छात्र जीवन के दौरान हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में मैं महामंत्री था। विजय गोयल जी यहाँ बैठे हैं, ये मेरे अध्यक्ष थे उस समय। अटल जी से मिलना होता था, बातचीत होती थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अनुभव हुआ जब दौलत राम कॉलेज में उन्हें छात्र संघ के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। उनकी बेटी नमिता भट्टाचार्य जनरल सेक्रेटरी थी और मुझे उस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए बुलाया गया। मंच पर बैठे थे, अटल जी ने पूछा कि ये कैसा कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज? तो मैंने कहा जी इसको बहनजियों का कॉलेज कहते हैं। तो उन्होंने कहा वो क्या होता है? मैंने कहा जैसे हैप कॉलेज है, LSR, मिरांडा हाउस, ये बहनजियों का। अच्छा। और फिर उनसे पहले जब मैंने भाषण दिया तो मैंने उसमें कहा कि वो विदेश मंत्री थे, तो मैंने कहा कि हमारे देश का जो टैलेंट है उसको यहाँ मौका नहीं मिलता, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, विदेश मंत्री को कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ भाषण में दिया। जब अटल जी खड़े हुए बोलने तो उन्होंने कहा, प्रिंसिपल साहिबा, भाइयों, फिर कहा बहनों कहते हुए मैं हिचकिचा रहा हूं। हालांकि आपके छात्र संघ के महामंत्री कह रहे थे ये बहनजियों का कॉलेज है। आप सोचिए मेरा क्या हाल हुआ होगा उस लड़कियों के कॉलेज में जहां मैं पॉपुलर था, जहां से मुझे वोट मिले थे। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि ये महामंत्री जी कह रहे थे कि हमारे इंजीनियर बाहर जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर बाहर जा रहे हैं। मैं इसको बताना चाहता हूं कि चिंता मत करिए, कुछ लोग इस देश को भरने के काम में लगे हुए हैं। उस दिन मुझे पता चला कि अटल जी को कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती थी। वो कोई, उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान थी और वो छोटी छोटी बात में कितनी बड़ी बात कह देते थे। बहुत सारे संस्मरण इस दौरान रहे, लेकिन सबसे बड़ा अटल जी की उदारता का उदाहरण मैंने देखा जब मैंने उनके साथ आपकी अदालत का कार्यक्रम रिकॉर्ड किया। आपकी अदालत में अटल जी को लाना बड़ा मुश्किल काम था। उसमें गुन्नू ने, रंजन ने बहुत मदद की। वो एक बड़ी लंबी कहानी है कैसे वो पहुंचे। लेकिन आज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो कार्यक्रम में आए, उसके बाद चुनाव हुआ, अटल जी प्रधानमंत्री रहे 13 दिन, फिर सरकार गिर गई। वो कार्यक्रम बहुत हिट था, बहुत सुपर हिट था। जहां भी जाते थे लोग उसकी चर्चा करते थे, क्योंकि अटल जी की वाक्पटुता ऐसी थी। उन्होंने जिस तरह से सवालों के जवाब दिए थे, उन्होंने पहली लाइन में, मैंने पहला सवाल उनसे पूछा, अटल जी आप कवि भी हैं और राजनीति में भी हैं, आप कुंवारे हैं, आप परिवार के साथ रहते हैं, इतने सारे विरोधाभास। तो उन्होंने कहा, अरे साहब, हमारे माता पिता ने हमारा नाम भी ऐसा रखा था, हम अटल भी हैं और बिहारी भी हैं। जब नाम में विरोधाभास है तो काम में तो होगा ही। ऐसे इंटरेस्टिंग बात, इतने सारे वो इंटरेस्टिंग जवाब थे। लेकिन बड़ी बात हुई जब उस कार्यक्रम के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के लिए देवेगौड़ा जी ने एक डिनर दिया था। उसमें उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आप हाजिर होइए। तो मैंने कहा जी मैं समझा नहीं, आपको हमारे सामने हाजिर होना है। तो मुझे लगा कि मैंने कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछे थे। मैंने उस कार्यक्रम में ये भी पूछा था कि आपके चेहरे की लाली का राज क्या है। तो मुझे लगा थोड़ी डांट लगाएंगे, तो मैं टाइम लेके गया और जैसा उनको स्वभाव था थोड़ी देर शांत बैठे रहे और फिर उन्होंने कहा कि हम आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आज आप बोलेंगे नहीं, हमारी बात सुनेंगे। तो मैंने कहा अटल जी आप बड़े हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे दिल पे बोझ है, उतारना चाहते हैं। हम आपसे 3 बातें कहना चाहते हैं। पहली बात, हमारे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत के कार्यक्रम से शुरू हुई। ये इतनी बड़ी बात थी, मैं सुनकर सन्नाटे में आ गया और मैंने कहा अटल जी आपकी 50 साल की तपस्या है। उन्होंने कहा नहीं साहब, इस कार्यक्रम के बाद हमने लोगों की आंखों में परिवर्तन देखा। दूसरी बात, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम क्षमा प्रार्थी हैं
हम 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, आपसे मिले नहीं। मुझे लगा कि 13 दिन में किससे मिल सकते थे। मैंने कहा अटल जी 13 दिन क्या नहीं मिलना चाहिए था। और तीसरी बात, उनकी उदारता देखिए, बड़ा दिल देखिए, उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया, कहा हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि 3-4 दिन तक मैं सो नहीं पाया। वो बात कान में गूंजती थी, और चूंकि वो 1 to 1 बात थी, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था, मैं कह नहीं सकता था, और बरसों तक ये बात मैंने दिल में छुपा के रखी, किससे कहें। और मन में बार बार आता था कि कोई आदमी इतना बड़ा कैसे हो सकता है। उनको इन तीनों बातों से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। और फिर क्यों मैंने इसको पब्लिकली शेयर किया, 2014 में जब मैं मोदी जी के पास गया उनको आपकी अदालत में बुलाने के लिए, तो मुश्किल हो रहा था कोऑर्डिनेट करना, तो मैं अहमदाबाद गया। तो मैंने कहने लगे कि पंडित जी आपकी अदालत में तो आना पड़ेगा। मैंने कहा पड़ेगा तो आपकी डिक्शनरी में नहीं होता, पड़ेगा क्यों? तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं और टीवीआर शेनॉय अटल जी के साथ बैठे थे, आपकी चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत के कार्यक्रम से शुरू हुई, हमने लोगों की आंखों में परिवर्तन देखा। एग्जैक्टली वो सेंटेंसेस थे जो अटल जी ने मुझे कहे थे। उसके बाद मुझे लाइसेंस मिला कि मैं इसको बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकता। अब मुझे लगता है कि आज से बेहतर अवसर कोई नहीं हो सकता था। तीसरी बात, मैं उनके बड़े दिल की, और जब वो प्रधानमंत्री थे तो छुट्टी के लिए मनाली जाते थे, और चूंकि एक ऐसा संबंध हो गया था कि उस छुट्टी में मैं और मेरे परिवार के लोग उनके साथ जाते थे, और कोई लोग वहां नहीं रहते थे, तो शाम के समय वॉक पर चलते थे, और अटल जी की बात सुनने का तो आनंद ही अलग था, बहुत सारी बातें। एक दिन मैंने कहा अटल जी मैं आज शाम को वॉक पर नहीं होऊंगा। क्यों? तो मैंने कहा जी ऋषिकेश मुखर्जी यहां पर शूटिंग कर रहे हैं उनकी फिल्म झूठ बोलिए कौवा काटे की, तो मैं उनसे, मेरे दादा से बड़े अच्छे संबंध है, मैं उनको मिलने जाऊंगा आज शाम को। उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। तो मैंने कहा आप प्रधानमंत्री हैं? नहीं नहीं, हमने आशीर्वाद देखी है, हमने सत्यकाम देखी है, हम तो उनको बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं मिल के आता हूं, मैं देखता हूं कि कैसे सुविधा रहती है। जब मैं ऋषिदा को मिलने गया वहां पर, तो मैंने ऋषिदा को बताया कि अटल जी यहां पर हैं, मनाली में बड़े उत्सुक हैं, और ऋषिदा व्हील चेयर पे थे। और मैंने कहा वो आपसे मिलने आना चाहते हैं। नहीं वो नहीं आएगा, मैं जाऊंगा। और मैंने कहा कि क्या कहूं उनको जाके? कहने लगा आप अटल जी से कहना ऋषिकेश मुखर्जी कह रहे थे काश मेरे भीतर शंकर जैसी शक्ति होती, मैं उनको बाहों में भर लेता, सारे संकट मुझ पर आ जाते, मेरे विश मैं वमन कर लेता, और सारा अमृत अटल जी को मिल जाता। जब मैं वापस आया तो भी वो टहल रहे थे, तो मैंने जैसे देखा मिले, तो मैंने कहा जी मिले, क्या बोले? तो मैंने कहा अटल जी उन्होंने ये कहा, और मैंने एग्जैक्टली ये शब्द उनको बताया कि उन्होंने कहा कि मेरे अंदर शंकर जैसी शक्ति होती, जहर मैं ले लेता, अमृत अटल जी को मिल जाता। तो रुके, कहा वो मैं अच्छा आदमी मानते हैं? मैंने कहा जी इन बात से लगता है कि सिर्फ अच्छा आदमी नहीं मानते, उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा है। थोड़ी दूर चलते रहे, फिर रुके। 5 मिनट के बाद आपका क्या ख्याल है? मैं कहा जी किस बारे में? इसमें से निकल जाए? मैं कहा जी किस में से निकल जाए? ये प्रधानमंत्री पद में से। मैं कहा अचानक ये कैसे ख्याल आया? तो कहा कि जब तक ऋषिदा जैसे लोग हमें अच्छा समझते हैं ये ठीक है, काजल की कोठरी है, पता नहीं कब दाग लग जाए। कोई आदमी अपनी प्रशंसा को, अपनी तारीफ को किस लेवल पर जाकर सोच सकता है, ये उसकी पराकाष्ठा थी। मित्रों समय नहीं है, नितिन जी की बात भी हमें सुननी है। ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं बता सकता हूं, और रात भर दिन भर वो इंसिडेंट कभी खत्म नहीं होंगे। एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
कैसे उनके सानिध्य से छोटी छोटी बातें सुनकर सीखने का अवसर मिलता था। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि उनकी आत्मीयता के कारण, उनकी उदारता के कारण, उनकी इंटेलिजेंस के कारण बहुत कुछ सीखने को मिला। एक दिन मैंने उनसे कहा, अटल जी, मुझे आपसे बोलने की कला सीखनी है, क्योंकि इस सदी में आपसे बड़ा वक्ता कोई नहीं हुआ। आप जब बोलते हैं आप मेस्मराइज करते हैं, ऑर्केस्ट्रा की तरह लोग हंसते हैं, लोग रोते हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए साहब, अगर हमसे सीखना है तो बोलने की कला मत सीखिए। अगर कुछ सीखना है तो यह सीखे कि चुप कहां रहना है। और ये वाक्य जीवन में मुझे बहुत काम आया। मैंने सीखा कि चुप कहां रहना है, और जीवन में आगे बढ़ने में, सफल होने में इसकी बहुत मदद मिली। इसके लिए मैं अटल जी के प्रति जितनी कृतज्ञता व्यक्त करूं वो कम है।